नमस्ते, मेरा नाम सूजी है। मैं 16 साल की हूँ, पर हमेशा 5 साल छोटी लगती हूँ और इसी ने असल में मेरी मदद की है। लेकिन पहले जरूरी काम। मैं माँ के साथ एक पुराने मोहल्ले के एक छोटे अपार्टमेंट में रहती थी। पापा इतने पहले गायब हुए कि उनका चेहरा भी याद नहीं था और माँ ऐसे रहती थी जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ना हो। हमारे यहाँ फ्रिज में खाने से ज्यादा पार्टियां, शराब और अजीबोगरीब लोग आते थे। एक रात सब बेकाबू हो गया जब कोई सीधे गलियारे में चिल्लाने लगा। कोई दरवाजा पीट रहा था। मैंने कमरा बंद कर कान दबा लिए और बाहर सायरन और अंदर भारी कदमों की आवाज आने तक बैठी रही। सुबह मैं सिर झुकाए घर से निकलती थी क्योंकि पड़ोसी मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं भी उस डरावने सपने का हिस्सा हूँ। कभी कभी माँ कई दिनों तक गायब रहती, तब मैं जैसे तैसे गुजारा करती। पुरानी जैकेटों की जेबें टटोलकर सिक्के गिनती जो एक दोपहर के खाने के लिए भी कम पड़ते। मैं पड़ोसियों के पास जाकर कहानी गढ़ लेती कि कार्ड घर पर ही भूल गई हूँ या मेरी माँ बहुत बीमार है। कभी दुकान से खाने पीने की चीजें उठाकर भाग जाती। दिल इतनी जोर से धड़कता जैसे अभी कोई पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा। स्कूल में सहपाठी मुझे बेबी फेस कहते थे क्योंकि मैं अपनी उम्र से छोटी दिखती थी। खैर, आप तो जानते ही हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं कुछ और ही सोचती। बस कल्पना करती कि एक सामान्य परिवार कैसा होता जहाँ कोई घर पर इंतजार करता, पूछता कि दिन कैसा रहा और बिना बताए गायब न होता। सब कुछ तब पूरी तरह बिखर गया जब माँ ने कुछ संदिग्ध लोगों से पैसे लेने का फैसला किया और हमारी फ्लैट को गिरवी रख दिया। मुझे यह इत्तेफाकन पता चला जब मैंने रसोई में बात सुनी, पर बाद में उनका झगड़ा हो गया। माँ ने हमारे ही घर में एक कर्जदार से झगड़ना शुरू कर दिया। उस पर गिलास फेंकने लगी और चिल्लाने लगी कि कोई भी उन्हें छू नहीं सकता। पड़ोसियों ने फिर से पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस वाले आए तो घर में पूरी तरह अफरा तफरी मची थी। खाली बोतलें, गंदे बर्तन और मैं जो कमरे में बंद थी, कांप रही थी और भूखी थी। पुलिस वालों ने पहले माँ से बात की, फिर मुझसे। फिर कुछ लोग सामाजिक सेवाओं से आए जिन्होंने सवाल पूछे और सब कुछ लिखते रहे। पता चला कि माँ के खिलाफ पहले से ही कई शिकायतें थीं। स्कूल ने रिपोर्ट भेजी थी, पड़ोसी कई बार फोन कर चुके थे और जो पैसे मेरे लिए आने चाहिए थे माँ उन्हें पार्टियों में खर्च कर देती थी। माँ को पहले अस्थायी रूप से हटाया गया, फिर उनसे अभिभावक अधिकार छीन लिए गए। वह तो आयोग की बैठकों में भी नहीं आई, कुछ बदलने की कोशिश भी नहीं की और ऐसे ही जीती रही जैसे मैं थी ही नहीं। और फिर मुझे बस अनाथालय ले जाया गया। यह जगह डरावनी तो नहीं लगती थी, लेकिन इसे आरामदायक भी नहीं कहा जा सकता था। मैं स्कूल जाती रही ऐसा दिखाते हुए कि सब कुछ पहले जैसा है। माँ न तो मिलने आई, न फोन किया, न ही कोई चिट्ठी लिखी, जैसे उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया हो। अनाथालय में मुझे एक नया दोस्त मिला, डायरेक्टर, जिनका नाम मिस्टर हार्पर था। वह मेरे साथ किसी समस्या या आंकड़े की तरह पेश नहीं आते थे। वह मुझे कोको पिलाते थे, होमवर्क में मदद करते थे और मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे हम जीवन भर के दोस्त हों। हर हफ्ते मैं देखती थी कि बच्चों को नई नई परिवारें गोद ले जाती हैं। वे सूटकेस और मुस्कान के साथ विदा होते हैं और हर बार मेरे अंदर कुछ कस जाता था क्योंकि मुझे लेने कोई नहीं आता था। मैंने देखा कि ज्यादातर छोटे बच्चों को गोद ले लिया जाता है जबकि किशोरों पर कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन मैंने यह बात मिस्टर हार्पर से साझा की। दुनिया अन्यायपूर्ण है सूजी, लेकिन कहीं न कहीं जरूर कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारा माता पिता बनना चाहेगा। हाँ, लेकिन उसका इंतजार कब तक करना होगा? सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। हम ये कह सकते हैं कि तुम छोटी हो क्योंकि तुम बच्चे जैसी दिखती हो। ये पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन मैंने मान लिया। मैंने और भी बच्चों जैसी कपड़े पहन लिए और मिस्टर हार्पर ने दस्तावेजों में मेरा उम्र घटाकर 12 साल कर दिया। कुछ समय बाद क्रिस्टी नाम की एक युवती अनाथालय आई। वह एक लड़की गोद लेना चाहती थी और उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं मुस्कुराते हुए हर सवाल का जवाब देकर खुद को बेहतर दिखा रही थी। फिर मैंने क्रिस्टी से उसका परिचय पूछा। मैं 25 साल की हूँ, मैं एक बड़े घर में रहती हूँ और किसी लड़की को खुश देखना चाहती हूँ। हमें एक दूसरे की पसंद आ गई और कुछ ही दिनों में सब तय हो गया। क्रिस्टी ने मुझे गोद ले लिया और अनाथालय से अपने साथ ले गई। गायब मत होना, हमें लिखती रहना। क्रिस्टी का घर असली हवेली निकला और अब मेरे पास एक बहुत बड़ा कमरा था। वह मेरे लिए खिलौने खरीदती थी, मुझे पार्कों में ले जाती थी, मेरे साथ झूलों पर झूलती थी और मेरे साथ ऐसे पेश आती थी जैसे मैं उसकी अपनी बेटी हूँ। हम साथ काफी समय बिताते और पहली बार मुझे लगा कि कोई मेरी परवाह करता है। क्रिस्टी फ्रिज पर नोट्स छोड़ती, पूछती कि मैंने खाना खाया या नहीं और यूं ही फोन कर लेती कि मैं कैसी हूँ। मैं धीरे धीरे इसकी आदी होने लगी कि घर में शांति है, कोई चिल्लाता नहीं और चीजें गायब नहीं होती। पर समय के साथ मैंने कुछ अजीब बातें गौर करनी शुरू कर दी। क्रिस्टी रोज काम का बहाना बनाकर निकलती, पर असल काम कभी नहीं बताती। शाम को वह ऑफिस में बंद हो जाती और मुझे वहां जाने से सख्ती से मना करती। इस बीच मेरे लिए 12 साल की बच्ची का नाटक करना और मुश्किल होता गया। मैंने क्रिस्टी से अपने सहपाठियों को छुपा कर रखा क्योंकि वे मुझसे बड़े दिखते थे और अगर वह हमें एक साथ देख लेती तो उसके मन में जरूर सवाल उठते।
मैं अपना होमवर्क कमरे में करती थी, कॉपियां और किताबें बिस्तर के नीचे छुपा देती थी ताकि वह देख न सके कि यह कोर्स मिडिल स्कूल का नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं फिर भी खुश थी, क्योंकि मेरे पास अब एक माँ थी जो मेरे लिए नाश्ता खरीदती थी, मुझसे स्कूल के बारे में पूछती थी और जब मैं सोफे पर सो जाती थी तो मुझे कंबल ओढ़ा देती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ फिर से योजना के मुताबिक नहीं हुआ। मैं सड़क पर उसी औरत से टकरा गई जिसे मैं कभी माँ कहती थी। वह पहले की तरह ही बुरी हालत में दिख रही थी। कहते हैं अब तुम्हारे पास नई माँ है और तुम अच्छी जिंदगी जी रही हो। हाँ, आखिरकार कोई मेरी परवाह करता है। तुम मुझे मुसीबत में तो नहीं छोड़ोगी, है ना? अपनी नई माँ से मेरे लिए थोड़े पैसे ले आओ। ये तो हद से ज्यादा बेहयाई थी। मैं माँ पर बरस पड़ी और सब कुछ निकाल दिया। तुमने मुझे छोड़ दिया था, मैं भूखी रही और तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मुड़ गई और वहाँ से चली गई, जबकि वह पीछे चिल्लाती रही कि मैं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा सकती। घर लौटकर ध्यान भटकाने के लिए मैंने क्रिस्टी को टहलने का सुझाव दिया, लेकिन वह किसी कारणवश अजीब और तनावग्रस्त लग रही थी। मुझे तुरंत जरूरी काम से कहीं जाना है। उसने यह नहीं बताया कि कहाँ जा रही है और इतनी जल्दी चली गई जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैं विशाल घर में अकेली रह गई और पहली बार असहज महसूस किया। क्रिस्टी के दफ्तर के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला है और मेरे यहाँ आने के बाद यह पहली बार था। मैं अंदर गई और देखा कि उसकी मेज पर स्कूल की किताबें, कॉपियां और टेस्ट रखे हुए हैं। सब कुछ बहुत सलीके से रखा गया था, जैसे कोई उनका सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहा हो। मेरे दिमाग में तुरंत यह ख्याल आया कि क्रिस्टी की शायद एक और बेटी है और न जाने क्यों वह उसे मुझसे छुपा रही है। ये मुझे अजीब और परेशान करने वाला लगा। अगले दिन हम शॉपिंग मॉल गए और मैंने सावधानी से क्रिस्टी से उसके अतीत के बारे में पूछताछ शुरू की। क्या तुम शादीशुदा थी? क्या तुम्हारे बच्चे थे? क्रिस्टी मुस्कुरा रही थी, लेकिन हर बार जवाब देने से बच जाती थी। वह बात को दुकानों की खिड़कियों, खाने या फिल्मों की ओर मोड़ देती थी और मुझे समझ आ रहा था कि वह कुछ छुपा रही है। हम ऐसे ही घूम रहे थे जब अचानक हमारा सामना उस इंसान से हो गया जिसे मैं सबसे कम देखना चाहती थी। ओह, आपकी कितनी प्यारी बच्ची है। मैं ठिठक गई, एक शब्द भी नहीं बोल पाई। हाँ, ये मेरी प्यारी बेटी है। स्यूजी सिर्फ 12 साल की है। क्रिस्टी इतनी गर्व से मुस्कुराई कि मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरी माँ ने आंखें सिकोड़ी, मुस्कुराकर मुझे देखा और चली गई। मैं समझ गया कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन मैंने घर से बाहर न निकलने का फैसला किया ताकि फिर सामना न हो। मैंने बीमार होने का नाटक किया और अकेली रह गई जब क्रिस्टी चली गई। और कुछ समय बाद दरवाजे पर एक लड़का आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आखिर क्रिस्टी कहाँ है? वह काम पर है। और आप कौन हैं? लड़के ने मुझे सिर से पांव तक देखा और पूछा, तो तुम उसकी बेटी हो क्या बेटा? मुझे तुरंत असहज महसूस हुआ और मैंने इस बदतमीज को जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश की। क्रिस्टी से कहना कि उसे जल्दी आना चाहिए, नहीं तो सबको उसका राज पता चल जाएगा। इन शब्दों ने मुझे और भी ज्यादा घबरा दिया। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। जब क्रिस्टी शाम को लौटी तो मैंने उसे उस लड़के के बारे में बताया और उसके शब्द भी कह दिए। वह साफ तौर पर पीली पड़ गई। वह मेरा भाई है, आप इस बात पर ध्यान मत दीजिए, मेरा कोई राज नहीं है। लेकिन मैं समझ गई कि क्रिस्टी झूठ बोल रही है, क्योंकि वह मेरी आंखों से बच रही थी और बहुत जल्दी बातचीत खत्म कर दी। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं उसका पीछा करूंगी। मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन खुद उसके पीछे पीछे गई। कोशिश की कि दूरी बनाए रखूं। मुझे पूरा यकीन था कि वह काम पर जा रही है, लेकिन उसकी गाड़ी अचानक स्कूल के पास रुक गई। क्या क्रिस्टी टीचर है? लेकिन जब मैं अंदर घुसी तो देखा कि क्रिस्टी एक क्लासरूम में गई और एक बेंच पर बैठ गई, जैसे वह कोई छात्रा हो, न कि एक वयस्क महिला। क्लास शुरू हो गई और मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी मुझे गार्ड ने देख लिया। तुम यहाँ की छात्रा नहीं हो, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। शोर मच गया और सब लोग, इंक्लूडिंग क्रिस्टी, देखने के लिए बाहर आ गए। गार्ड ने मुझे बाहर निकाल दिया और कहा कि इस स्कूल से दूर रहो। मैं पूरी तरह से हैरान खड़ी थी। तभी अचानक मेरी जैविक माँ फिर से मेरे पास आ गई, जैसे वह भूखे कुत्ते की तरह किसी सुराग का पीछा कर रही हो। सुनो स्यूजी, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी नई माँ को बता दूंगी कि तुम उसे धोखा दे रही हो, जबकि तुम्हारी उम्र जल्द ही 17 होने वाली है। इन शब्दों ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी उन सब चीजों के बाद जो तुमने मेरे साथ की है। और जैसे ही मैंने यह कहा, स्कूल के दरवाजे से क्रिस्टी बाहर आ गई। वह जल्दी से हमारे पास आई, पहले मुझे देखा फिर मेरी जैविक माँ को। यह औरत कौन है और तुम यहाँ कर क्या रही हो? उसके चेहरे के भाव से साफ था कि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। भले ही वह अभी तक समझ नहीं पाई थी कि क्या। मेरी माँ ने कोई रहस्य बनाए बिना विजेता की तरह व्यवहार किया और कहा, प्यारी, मैं स्यूजी की असली माँ हूँ और जानती हो क्या, असल में इसकी उम्र 16 साल है। क्रिस्टी एकदम जड़ हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वह अभी अभी किसी और इंसान में बदल गई हो। मैं खड़ी महसूस कर रही थी कि सब कुछ टूट रहा है। दिमाग में वही दृश्य था जैसे मुझे फिर से अनाथालय भेजा जा रहा हो। मैंने सफाई देने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे यकीन था कि सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी वही लड़का, क्रिस्टी का भाई, आ गया। तो क्रिस, पैसे तैयार हैं या मुझे सब कुछ बता देना चाहिए? दफा हो जा और अपनी नाक अपने काम में रख। अच्छा ऐसा है,
तो फिर तेरी तथाकथित बेटी को यह जानना चाहिए कि तेरी उम्र सिर्फ 17 साल है। उसने दस्तावेजों में हेरफेर की है ताकि सब उसे वयस्क समझें। सोचिए मैं कितने बड़े सदमे में थी। उसी पल मेरे दिमाग में सब कुछ एक पजल की तरह जुड़ गया। मुझे क्रिस्टी के कमरे में रखी किताबें, उसकी अजीब बातें और उसका अपने अतीत से जुड़े सवालों से बचना याद आ गया। मैं उसे देख रही थी और समझ रही थी कि हम दोनों ने दुनिया से लगभग एक ही बात छुपाई थी, बस अलग अलग तरीके से। मेरी माँ अभी भी कुछ चिल्ला रही थी, क्रिस्टी का भाई धमकियां देता रहा, लेकिन अब मैं लगभग कुछ भी नहीं सुन पा रही थी क्योंकि मेरे कानों में शोर गूंज रहा था। जब हम घर लौटे तो मैं चुपचाप अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि अब सब खत्म हो गया है। अब क्रिस्टी बस आएगी और कहेगी कि मुझे जाना होगा, और मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा था क्योंकि सब कुछ मैंने ही बर्बाद किया था। लेकिन इसके बजाय वह कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। हमें बात करनी होगी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, बिना किसी सफाई के। मैं हमेशा सच्ची देखभाल चाहती थी कि कोई मेरे पास हो। मैंने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला क्योंकि वरना मुझे कोई गोद नहीं लेता। मैं धोखा नहीं देना चाहती थी, बस फिर से अकेली रह जाने से डरती थी। क्रिस्टी ने मेरी बात सुनी, फिर अपनी कहानी सुनाई और मुझे एहसास हुआ कि वह भी मेरी तरह अकेली रही है। कुछ साल पहले माता पिता के निधन के बाद सारी संपत्ति मुझे मिली क्योंकि मेरा बड़ा भाई लापरवाह था और हमेशा मुसीबत में रहता था। वह नाराज होकर घर छोड़ गया और मुझे अपना कर्जदार समझने लगा। क्रिस्टी ने बताया कि वह बड़े घर में अकेली थी, इसलिए अपनी उम्र से बड़ी दिखने के कारण उसने शांति से जीने के लिए कागजात बदल दिए थे, पर वह अकेलापन महसूस करती थी। तभी क्रिस्टी की मुझसे मुलाकात हुई और उसने सोचा कि अब वह किसी की देखभाल कर सकती है। हम दोनों चुप हो गए, फिर हंसने लगे क्योंकि स्थिति इतनी अजीब थी कि उस पर और कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं जा सकती थी। मेरी दत्तक माँ मेरी ही उम्र की निकली। मैं तुम्हें वापस अनाथालय नहीं भेजूंगी, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे क्योंकि अब मैं तुम्हें अपना परिवार मान चुकी हूँ। लेकिन जाहिर है सब कुछ इतना आसान नहीं था। ये कहानी बहुत जल्दी फैल गई, पहले स्कूल में, फिर मोहल्ले में और फिर सोशल मीडिया पर भी। सभी लोग हमारे बारे में चर्चा कर रहे थे, पोस्ट लिख रहे थे, बहस कर रहे थे कि कौन सही है और कौन गलत। और फिर आधिकारिक जांच शुरू हो गई। हमारे पास सामाजिक सेवाओं के लोग आए और ढेर सारे सवाल पूछे। क्रिस्टी पर दस्तावेजों की जालसाजी का मामला दर्ज किया गया और मुझे फिर से शेल्टर भेज दिया गया क्योंकि कानून के मुताबिक ऐसा ही होना था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे फिर से घर से अलग कर दिया गया हो, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था क्योंकि अब यह कहानी सार्वजनिक हो चुकी थी। लोगों ने लिखा कि हमें अलग न करे, क्रिस्टी ने मुझे सगी माँ जैसा प्यार दिया और सिस्टम फिर जिंदगियां तोड़ रहा है। मिस्टर हार्पर ने गवाही में पुष्टि की कि क्रिस्टी ने मुझे घर, सुरक्षा, शिक्षा और माहौल दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद मैं पहली बार सामान्य रूप से रह रही थी। सामाजिक सेवाओं ने मनोवैज्ञानिक जांचें कराईं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मेरे और क्रिस्टी के बीच मजबूत लगाव बन गया है और हमारा अलग होना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्रिस्टी ने गलती मानी, जांच में सहयोग किया और प्रशासनिक सजा स्वीकार की। वह समझती थी कि उसने गलत किया, भले ही मंशा बुरी नहीं थी। सबसे ज्यादा नुकसान मिस्टर हार्पर को हुआ। उन्हें मेरे दस्तावेजों की जालसाजी के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। उस समय मैंने सच में बड़ा हंगामा किया क्योंकि वह तो बस मदद करना चाहते थे। रहने दो स्यूजी, सब ठीक है। मुझे समस्या को एक वयस्क की तरह हल करना चाहिए था, न कि अपराध करके। मैंने समझा कि कभी कभी अच्छे कामों की भी कीमत चुकानी पड़ती है। आखिरकार बाल कल्याण विभाग ने तय किया कि मुझे अनाथालय नहीं भेजा जाएगा, बल्कि क्रिस्टी को अस्थायी अभिभावक बनाया गया। उसकी विरासत क्रिस्टी के वयस्क होने तक फ्रीज रहेगी। मुझे इसकी परवाह नहीं, बस हम दोनों फिर साथ हैं। वैसे भी बहुत जल्द मैं 18 साल की हो जाऊंगी। सामाजिक सेवा ने हमारे इस विचार का समर्थन किया कि क्रिस्टी का घर ऐसा स्थान बने जहां मेरी तरह असुविधाजनक परिवारों से आए किशोर आ सकें, ताकि उनके पास सुरक्षित जगह और थोड़ा सहारा हो। इस तरह मैं क्रिस्टी के साथ रहने लगी, अब एक छोटी बच्ची की तरह नहीं, बल्कि एक किशोरी के रूप में, जिसे आखिरकार घर, देखभाल और सामान्य जीवन का मौका मिला। और मैंने यह समझा, परिवार वे नहीं होते जो कागजों या खून के रिश्ते से जुड़े हों, बल्कि वे होते हैं जो हर दिन तुम्हें चुनते हैं, भले ही सच सामने आ जाए और सब कुछ योजना के मुताबिक न चले।